मिल पाते, तो ना तो ये बैठता है, ना ये बोलता है, ना ये सुनता है, इवन ये पलटी भी नहीं करता। जिस डायरेक्शन में आप इसको सुला दोगे लेटा ही रहेगा। और स्टिल वही है मैम, बहुत सारे बदलाव करने पड़े हैं जिंदगी में। आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोगों को ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस भी नहीं है। चल। जो चिल्ड्रंस की मम्मियों का फोन आता है कि हम सुसाइड करने की सोचते हैं या हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑडियो वॉइसेस। हो गया जॉन्डिस के कारण, और अभी कभी भी नॉर्मल बच्चा नहीं पाएगा। के बच्चे का बिलिरुबिन अगर बहुत डेंजरसली हाई हो जाए तो वाइफ डिप्रेशन में चली गई मैम, उसको सफेद दाग हो गए, उसका वजन इतना बढ़ गया था। उसके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। गए तो डॉक्टर ने भी यही बोल के हमें वापस भेज दिया कि नॉर्मल जॉन्डिस से हो जाएगा ठीक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी और नहीं हुआ उस टाइम। तो हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग ही रहना पड़ेगा, बट मैंने बहुत चिल्लाया, रोया उसके साथ, बट पेरेंट्स या ले पर्सन को नहीं मालूम होता है कि ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। मेरा मैसेज यही है कि इट्स योर बेबी, इट्स योर किड। ये आपका बच्चा है और ये आपका ही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मरो जियो, लेकिन उसको जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर आप उसके नमस्कार एंड वेलकम टू ऑडियो वॉइसेस विद संगीता। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक सपना देखते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसी परीक्षा लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं विपिन यादव जी से, जो हरियाणा के भिवानी से हैं, जिनके बेटे गर्विक को जन्म के 2 दिन के बाद जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया। आज गर्विक 4 साल का है, पर वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये एक पिता के संघर्ष, एक माता के टूटे सपने और फिर भी हिम्मत रखने की कहानी है। आइए मिलते हैं विपिन जी से। वेलकम टू द पॉडकास्ट विपिन जी। थैंक यू मैम, धन्यवाद। विपिन जी, बातचीत शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका मतलब आपकी शादी कब हुई और आप कहाँ के हैं। थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड दीजिए, बताइए। मैम मैं भिवानी हरियाणा से हूँ, और मेरी शादी 2020 में हुई थी मैम, फरवरी में। ओके। और शादी के कितने और साल बाद गर्विक हुआ आपको? मैम 1.5 साल के बाद, 1.5 ईयर। 1.5 years के बाद। तो आप कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि पहला बच्चा है ना? बहुत बच्चों को पैदा होने के बाद ये बहुत नॉर्मल सा चीज है आजकल के जॉन्डिस हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि गर्विक का जॉन्डिस इतना सीरियस टर्न लेगा, इतनी सीरियस हो जाएगा कुछ? नहीं मैम, जैसा कि हमें पता लगा कि जॉन्डिस तो हर एक बच्चे को होता है, ऑलमोस्ट 90% बच्चों को होता है ये जब वो पैदा होते हैं। बट जब गर्विक 2 दिन का था, इसको हुआ, हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने भी यही बोल के हमें वापस भेज दिया कि नॉर्मल जॉन्डिस से हो जाएगा ठीक। हम्म। आप इसको सनलाइट दिखाइए थोड़ा, हो जाएगा सही। बट नेक्स्ट डे जब हम गए तो डॉक्टर बोला कि ये सीवियर हो गया है, 24 घंटे में इतना ज्यादा सीवियर हो गया है कि इसको फोटोथेरेपी के लिए लेना होगा। तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी, हम मतलब हम तो यही फील करते थे, हम सबको होता है, हो जाएगा ठीक, हमारे बच्चे को भी ठीक हो जाएगा। हम्म। मतलब ये उन्होंने आपको अवेयर किया था कि बिलिरुबिन इतना हाई जाने से मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आप अवेयर थे इस चीज से? क्योंकि बहुत लोगों को ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस भी नहीं है कि बच्चे का बिलिरुबिन अगर बहुत डेंजरसली हाई हो जाए तो इस टाइप का इश्यू हो सकता है, उसके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। नहीं मैम, जो 7 दिन के लिए डॉक्टर ने उसको फोटोथेरेपी के लिए रखा था, बट जिस दिन वो उसको डिस्चार्ज कर रहा था तब उसने हमें बोला था कि इसका जॉन्डिस हाई था, तो अगर ये अपने माइलस्टोन अचीव नहीं करता है तो इसका एमआरआई और सीटी स्कैन करा लेना।
इसका मे बी इसका जो ब्रेन जो माइंड है दिमाग है उसका कोई हिस्सा खराब हो सकता है जोंडिस के कारण। तो जब 2-3 महीने का गर्भिक हुआ वो अपने माइलस्टोन नहीं ले रहा था, ना अच्छे से दूध पी पा रहा था, दूध पीते ही वोमिटिंग कर दे रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था। 4-5 महीने का 6 महीने का तब तक हो गया। तो हमें लगा देयर वाज समथिंग अबनॉर्मल, कि कुछ ना कुछ अबनॉर्मल है इसके साथ। तो हम एमआरआई के लिए गए, सीटी सीटी स्कैन भी कराया। तब हमें पता लगा कि इसका जो माइंड है उसके एक पार्ट डैमेज हो गया जॉन्डिस के कारण, और अभी कभी भी नॉर्मल बच्चा नहीं पाएगा। क्या आप शेयर कर सकते हैं दर्शकों से कि गर्विक को क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम हो गया, उसके ब्रेन डैमेज जो हुआ जॉन्डिस की वजह से, नियोनेटल जॉन्डिस की वजह से? मैम, इसके जॉन्डिस होने के कारण ब्रेन डैमेज हो गया मैम। जैसे इसको सिग्नल नहीं मिल पाते, तो ना तो ये बैठता है, ना ये बोलता है, ना ये सुनता है, इवन ये पलटी भी नहीं करता। जिस डायरेक्शन में आप इसको सुला दोगे लेटा ही रहेगा और स्टिफ हो जाता है। बॉडी को अकड़न आ जाती है, कुछ भी काम करना चाहेगा। हम्म, आई मीन जैसे ये कुछ भी करना चाहेगा, इसके दिमाग में सिग्नल जाता है, बट ये कर नहीं पाता है। अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेता है, ऐसे हैंड्स कर लेगा, लेग्स को भी ऐसे कर लेगा, कुछ नहीं करवाता है। इलाज कुछ है इसका, कुछ बताया? क्या बताया आपको डॉक्टर ने? मैम इनिशियली तो हमें पता ही नहीं था। जब हम 2-3 डॉक्टर को विजिट किया तो उसने पूछा हमसे इसका जॉन्डिस ज्यादा हुआ था तो ब्लड एक्सचेंज क्यों नहीं कराया आप लोगों ने। तो हमें उनको बताया कि सर हम तो मेडिकल फील्ड से हैं नहीं, तो हमें कोई प्रोसीजर के बारे में अवेयर नहीं थे। जो उस टाइम पे मेडिकल जो डॉक्टर थे उन्होंने जो एडवाइस किया वो था फोटोथेरेपी। हमने फोटोथेरेपी करा ही नहीं किया था। तो बहुत सारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसका ब्लड एक्सचेंज होना था, तो उसके कारण इसके हम्म, ब्रेन में कम डैमेज हो पाता। और अभी उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाओ, यूएसए जाओ, यूके जाओ, कहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो बेस्ट हम कर सकते हैं, आप इसकी फिजियोथेरेपी कराएं, ओक्यूपेशन थेरेपी कराएं और स्पीच थेरेपी कराएं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको दूसरे डॉक्टर्स ने बताया हॉस्पिटल में जब गर्विक था तब? ऑब्वियसली हमको एज पेरेंट्स या ले पर्सन को नहीं मालूम होता है कि ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। यस। तो ये कहीं तो भी गलती हो गई शायद। नहीं है तो किसी को भी नहीं पता होगा क्या नाम है कि किस बीमारी का क्या प्रोसेस। मतलब ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है ब्लड ब्लड एक्सचेंज करना जॉन्डिस का। तो जैसे मैं मेरा भी मेडिकल फील्ड नहीं है, लाइक मी, अगर किसी दूसरा भी होता है उसको भी नहीं पता चलता कि ऐसा भी होता है। हमें सही लगता है जो सही बात डॉक्टर है, सही बात। प्रिस्क्राइब करता है, जो डॉक्टर बताता है, या डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है। ये इतना कॉमन है जॉन्डिस होना कि एज अ पेरेंट्स आपने आपको तो लगा ही नहीं होगा कि इतना सीरियस टर्न ले लेगा या उसका ब्रेन इतना डैमेज हो जाएगा या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी और नहीं हुआ उस टाइम। ये तो एज अ पेरेंट आप तो नहीं, ये तो नहीं मेडिकल जो फील्ड के हैं वही एडवाइस कर सकते थे। तो तो ये तो जो आप गर्विक की कंडीशन बता रहे हैं, तो ये आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती होगी उसके केयर में। क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ती है आपको? मैम, सुबह से लेकर शाम तक मुश्किल नहीं रहती है। ना ये बैठता है, ना खाता है। इसको खिलाने के लिए भी बॉडी स्टिफ करता है, तो खाना निगल भी नहीं पाता, तो वोमिटिंग कर देगा। और इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है, थोड़ा बहुत भी क्लाइमेट चेंज होते ही इसको फीवर आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर बराबर है, तो कॉन्स्टिपेशन रहता है इसको। और बहुत सारी हैं मैम, आई कैन नॉट मैं आपको बता भी नहीं सकता कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। ये वही लोग फील या महसूस कर सकते हैं जिनका ऐसा बच्चा है या सेम सिम्टम्स की कोई बीमारी है। तो एक्सप्रेस तो वो कर ही नहीं पाता है, तो मुश्किल तो बहुत हो ही रहा होगा ना, क्योंकि वो मतलब बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसको कुछ चाहिए। ये आप कैसे समझते हैं? कोई आप उसकी केयर करते-करते कोई साइन आप कैसे समझते कि इसको भूख लगी हुई है या प्यास लग रही है? या मतलब कैसे, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब हैट्स ऑफ टू यू एंड योर वाइफ। मैं सही कहूँ तो विपिन जी, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ आपसे कि कितना मुश्किल है जो आप मैम ये तो
कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। आई एम जस्ट टेलिंग यू मैम, बहुत मुश्किल है। बट इनिशियली जब ये रोता था तो हमें लगता था क्या नाम है, भूखा होगा, तो हम उसको खाना खिला देते थे। बट अभी ही इज अबाउट 5 ईयर ओल्ड, 5 साल का होने वाला है, तो अभी हमें इसका पता लग गया है कि कब इसको खाना खिलाना है। और हम रूटीन भी बना के रखते हैं कि हर 2-3 घंटे में इसको कुछ ना कुछ फीड करना है। और फीड भी इसको मोस्टली लिक्विड ही कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड तो ये च्यू भी नहीं करता, चबाता भी नहीं है, और निगलने में भी दिक्कत आती है, तो 2-3 घंटे में इसको फीड करना पड़ता है। मैंने आपकी वीडियोस देखी है विपिन जी, आप कितने प्यार से उसका सब काम करते हैं, लेकिन आपको आपके जॉब पे तो जाना पड़ता होगा, क्योंकि प्रोवाइडर भी आप ही हैं, घर का खर्चा भी आप ही को, उसका यस मैम। हॉस्पिटल का सब, बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां हैं आपके पास ऊपर। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? फिर आपकी वाइफ अकेले मैनेज कर लेती हैं, या आपके पेरेंट्स या कोई है जो हेल्प करने आते हैं, या? नहीं मैम, मेरे पेरेंट्स तो नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं अपनी सिटी से बाहर रहता हूँ, तो मदर तो है नहीं, मदर एक्सपायर हो रखी है, पापा हैं। बट अभी साथ में वाइफ ही रहती है और एक बच्ची है मैम। तो स्टार्टिंग में अर्ली इन द मॉर्निंग हम खड़े होते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं, घर की फिजियोथेरेपी भी कराना। अभी तो हमने फिजियोथेरेपी सीखा हुआ तो कराते हैं, उसको दवाई देना भी है, उसको नला धुला के खाना वाना खिला के अराउंड 11 o'clock मैं हूँ, अपनी ड्यूटी के लिए जाता हूँ। और शाम को 6 बजे तक ड्यूटी पे रहता हूँ। तो मेन वाली मेरी वाइफ ही करती है। उनके लिए भी बहुत कठिन होगा ना, घर का काम करना और उसका ख्याल रखना। और जब आपकी इट्स वाइफ, वेरी बहुत यस, कठिन टाइम है। बहुत बहुत, तो आपको बहुत लेकिन ये सब करने के लिए बहुत सारी, आपके लाइफस्टाइल में, आपके जिंदगी में बहुत चेंजेस। आप पहले फिटनेस में थे, पर अब आपने वो सब छोड़ के अभी आप जॉब करते हैं, है ना? ऐसा कुछ मुझे यस समझ में आया। यस मैम, यस मैम। अर्लियर मैं मतलब अपना एक जिम भी रन करता था और साथ में फिटनेस ट्रेनर भी था मैं। बट अभी लाइफ कि सुबह से शाम तक घर भी को अटेंशन चाहिए, तो उसके कारण सब कुछ छोड़ना पड़ा है। एक वही है मैम, बहुत सारे बदलाव करने पड़े हैं जिंदगी में। आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, वाइफ को भी कहीं भेज नहीं सकते। अगर आप दोनों में से दोनों को जाना है तो आप नहीं जा सकते हो, एक को ही जाना होगा, या तो वाइफ जाएगी या मैं जाऊंगा। तो ऐसे करके बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हम्म, ये सब इवन आप एडजस्टमेंट्स। अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकते हो, जग भी नहीं सकते हो। यस सर। मतलब वो सोता है अच्छे से रात को, कि रात को भी आपको उठ के देखना पड़ता है अभी भी उसको? मैम इनिशियली वो सोता नहीं था, उसकी स्लीप साइकिल 3 से 4 घंटे की थी जब वो पैदा हुआ ना, तब। तो ओवर 2-3 साल तक तो ऐसे ही चला कि वो रात को 2-3 घंटे सोएगा, कभी मैं संभालूंगा, कभी वाइफ संभाल लेगी। बट उसके बाद अभी उसको स्लीप की मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो वो मेडिसिन देने के बाद अगर उसको फीवर नहीं है, अगर वो ठीक ठाक रहा है, उसने फीडिंग अच्छी ली है, तो वो सो जाता है। अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो नहीं सोएगा, अगर उसकी तबीयत खराब है तो नहीं सोएगा। हमें महीने में कम से कम 5-6 रातें तो ऐसी होती होंगी जो हमें जगना पड़ता है मैम। उसको तबीयत बुखार वगैरह जल्दी कैच करता है, वो ऐसे है? यस मैम। हाँ मैम, अभी उसकी जितनी ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि हिसाब से नहीं खा पा रहा है वो। तो इम्यूनिटी बहुत कमजोर है उसकी। कुछ भी क्लाइमेट हाँ। जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज होता है, बारिश आती है, सर्दी गर्मी होती है, सेम टाइम उसको फीवर आता है, कोल्ड हो जाता है। मतलब वो खा नहीं पाता क्योंकि उसको चबाने का वो ब्रेन फंक्शन उसका कम है क्या? चबाना, swallow करना? मैम वो बिल्कुल 100% चबा नहीं पाता है, वो सिर्फ निगलता ही है, खाने को सोल करता है। तो आप लोग फिर उसको क्या सेमी लिक्विड फूड वगैरह देना पड़ता है? कैसे करते हैं मैनेज? मैम उसकी मोस्टली डाइट है ना लिक्विड में रहती है, जैसे बनाना, दूध में डाल के बनाना शेक बना दिया, या ओट्स को पीस के उसमें दूध मिला के खिला दिया, या थोड़ा सा उसको हलवा टाइप में बना के खिला दिया, या रोटियों को बिल्कुल पीस के उसमें दूध मिला के थोड़ा सा उनको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ने के बाद उसको मिक्सी में दोबारा पीस के खिलाया जाए, तो ऐसे।
तो फिर ऑब्वियसली उसका ग्रोथ तो नहीं हो सकता है जब वो एक्चुअली 1-2 साल के बच्चे जैसा उसको खिलाना पड़ रहा है और इट्स डिफिकल्ट। जब आपकी यस। जब आपके वाइफ को मालूम पड़ा कि क्या है ये बच्चे का, तो उन पे क्या गुज़री और कैसे सँभाला आपने? मैम जब वाइफ को पता लगा, इनिशियली तो हमें लगा था कि छोटी सी बीमारी होगी, हो जाएगा, सही क्योरेबल होगा इतना। लेकिन जैसे उसको पता लगा कि इसको सुनाई भी नहीं देता, इसकी बोलेगा भी नहीं, बैठेगा भी नहीं, इवन उसको फिट्स के, उसको दौरे भी आते थे, दिमागी दौरे आते थे। तो वाइफ डिप्रेशन में चली गई मैम, उसको सफेद दाग हो गए, उसका वजन इतना बढ़ गया था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, उसकी भी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई थी। बट धीरे धीरे काउंसलिंग की, हम दोनों ने कैसे न कैसे लाइफ को बैलेंस में लेके आए। एक दूसरा बेबी प्लान किया, उसके जब गर्भिक 3 साल का हुआ तो दूसरा बेबी प्लान किया। दूसरे बेबी के आने के बाद वाइफ थोड़ा सा नॉर्मल हुई अभी। अभी मतलब अभी वो पूरी तरीके से ठीक तो नहीं है, बट अभी सही है, नॉर्मल है। दूसरे बेबी के आने के बाद थोड़ा हंस लेती है, उसके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस अच्छी रहती है। ओके, ये तो बढ़िया बात है। आपको दूसरा बेबी अभी कितने साल का है आपका बेबी? मैम दूसरी मेरी बेटी है, वो 2 साल की हुई है अभी ओके, दैट्स जनवरी में। वंडरफुल। बच्ची के आने से घर में माहौल नॉर्मल हो गया जरा। उसके आने से रौनक हो गई, घर में खुशी आ गई थोड़ी सी। तो इतने डॉक्टर्स के पास आप गए, इसके बाद भी जब उम्मीद मतलब डॉक्टर ने, जैसे आप बोल रहे थे कि बोल दिया कि अब कुछ इसका कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या, कैसे आपने अपनी मन की तैयारी की कि ये तो बदल नहीं सकता? क्या, बिकॉज़ आप भी तो लाइक, हाँ, एक हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, लेकिन फीलिंग्स तो इवन मेन हैव, राइट? तो क्या आपने, क्या, हाउ बस डिड यू फेस दिस चैलेंज? आपने क्या किया आपकी हिम्मत बांधने के लिए? मैम ऐसा है कि वाइफ और बच्चों के सामने तो हस्बैंड को स्ट्रोंग ही रहना पड़ेगा, बट देयर वाज सो मेनी टाइम्स, ऐसे बहुत बार भी टाइम आया कि मैं गर्वित के साथ मैंने बहुत चिल्लाया, रोया उसके साथ। बट यू नो थिंग्स यू कैन नॉट बी इम्प्रूव। अगर आप कुछ सुधार, जो जो चीजें नहीं होती, तो आपको समझ आएगा कि सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। मे बी भगवान ने इसलिए हमें चुना होगा कि हम इसकी अच्छी केयर कर सकें। हुँ। तो बस यही एक मन में, इनिशियली तो बहुत रोना आता था, बहुत टूट, मतलब सोचते थे ना क्या होगा हमारे बच्चे का, हमारे बिना क्या होगा, या ये ऐसी लाइफ ये क्यों डिजर्व करता था, और ये ही क्यों, इतनी दुनिया है तो भगवान ने बाकी नॉर्मल बच्चे भी बनाए हैं, ऐसे बच्चे बनाए, तो ऐसे ऐसे बच्चे भगवान ने अनफेयर क्यों किया हमारे बच्चे के साथ ही, यू नो। तो हाँ, इनिशियली काफी हार्ड था मैनेज करना, बट यू नो जैसे टाइम स्पेंड हुआ मैम, ये कुछ शायद, तो समझ आ क्या गया कि कहें, ये तो शायद कुछ हिसाब-किताब रहता है, कहते हैं। जन्म लेते हैं वो हमसे, हमारे यहाँ हमसे सेवा कराने के लिए, तो कुछ हिसाब-किताब रहता होगा जो हमें बराबर करना है। ये मेडिकल सिस्टम जो है जिसके चलते मतलब शायद थोड़ी नेग्लिजेंस या कुछ ऐसे होने से, क्या कहना चाहेंगे हमारे डिसीजंस जो गलत हो जाते हैं? मैम आई डोंट नो कि ये डिसीजंस कैसे गलत होते हैं। मैं हर डॉक्टर को तो ये नहीं बोलूंगा वो गलत होगा, बट इतना तो डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए कि उसका बेस्ट ट्रीटमेंट उसको दे सकें, अगर वो टाइम पे आया है तो। वो हमारे बच्चे के केस में उसको नहीं मिल पाया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अ, में भी ऐसी कोई तकलीफ से जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो अपना एक पेज रन करता हूँ अवेयरनेस के लिए ही। मेरे पास इतनी इतनी स्पेशल जो चिल्ड्रंस की मम्मियों का फोन आता है कि हम सुसाइड करने की सोचते हैं, या हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेरा मैसेज यही है कि इट्स योर बेबी, इट्स योर किड, ये आपका बच्चा है और ये आपका ही है। किसी को कोई
फर्क नहीं पड़ता है आप मरो जियो, लेकिन उसको जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर आप उसके साथ हो, जब तक उसकी लाइफ है, यू कैन गिव हिम ए बेटर केयर, उसको बेटर केयर दीजिए, उसको बाहर लेके जाइए, सोसाइटी के साथ जोड़िए। इवन सोसाइटी जुड़ना नहीं चाहती ऐसे बच्चों के साथ, लेकिन आप उसको बाहर घुमाइए, उसको कहीं भी आप जा रहे हैं बाहर लेके जाइए, या कोई भी नॉर्मल बच्चा आपके अराउंड है उसके साथ खिलाइए, और उसको जितना जितना आप कर सकते हैं उसको बहुत सारा प्यार दें, उसकी बहुत सारी केयर दें। ये बच्चे एक ब्लेस के रूप में है, समझ रहे हो? और मरने से, गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, उस बच्चे की जिंदगी और खराब हो जाएगी। तो मेरा यही मैसेज है कि हिम्मत रखिए, नेवर गिव अप। ऑलवेज भगवान उनको ही चुनता है जिनमें हिम्मत होती है, और सही बोला, आप ही उस बच्चे के सब कुछ हो। सही बोला। यस मैम। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली आपने ये, कि आप ही हो जो उसकी केयर कर सकते हैं। अगर आप यस नेगेटिव हो जाएंगे तो केयर कौन करेगा यस उस मैम। बच्चे की? और भगवान उन्हीं लोगों यस को मैम। चुनता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने विपिन जी। विपिन जी, अगर आपको वापस अ, उस मौके पे जाना पड़े तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? अगर टाइम वापस चला जाए तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? मैम टाइम वापिस चला जाता ऐसा तो होगा नहीं, बट हो भी जाता है तो बस, जैसे अभी मेरे को जॉन्डिस के बारे में पता है, तो गर्विक को मैं शायद किसी और दूसरे डॉक्टर के पास ले जाके उसका ब्लड एक्सचेंज ही कराता, फोटोथेरेपी नहीं होने देता उसकी मैं। हम्म, तो मे बी वो और अच्छा होता आज। सही बात है। थैंक यू सो मच विपिन जी, आप आए और आपने आपकी जर्नी शेयर की, गर्विक की कहानी शेयर की। सिर्फ दर्द की कहानी थैंक यू नहीं, मैम। या बहुत डिफिकल्ट है ये, आपने जो फेस कर रहे हो या फेस आगे भी करना है आप लोगों को, दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट हाँ जर्नी। करना ही है मैम जब तक लाइफ में। यस मैम। थैंक यू मैम, टू बी थैंक यू यू। नो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे समझते हैं इन चीजों को। विपिन यादव जी और उनका परिवार आज भी एक नई लड़ाई रोज लड़ रहे हैं। ये कहानी हमें रुककर सोचने पे मजबूर करती है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हर फैसला कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि और लोग जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। For more such stories, do subscribe to the channel. Until next time, stay strong, stay healthy. Goodbye. God bless.